हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आई एम सचिन। आज मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 का हिंदी मीडियम में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ रखे हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है इसकी क्वेश्चन आंसर्स की तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @एकलव्य स्नातक 1। और इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेटेस्ट अपडेट सारे मिल जाएंगे और वीडियोस के आने वाले लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सॉरी, एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है। आज का हमारा पहला सवाल है, विश्लेषण करें कि वैश्वीकरण ने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी आईपी की पारंपरिक सीमाओं को कैसे बदल दिया है और कौन सी नई गतिशीलताएं हमारे सामने आई हैं। तो देखो, वैश्वीकरण ने दुनिया को अलग अलग द्वीप अर्थव्यवस्थाओं के संग्रह से बदलकर, पहले क्या होता था, अलग अलग द्वीप होते थे तो हम सोचते थे ये दो द्वीप आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ये दो आपस में कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, सब आपस में जुड़ गया है वैश्वीकरण के आने से। तो अतीत में क्या होता था, अगर आप पीछे जाओगे तो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से यही थी कि भाई एक देश दूसरे से व्यापार कर रहा है, सिंपल। आज दुनिया कैसे काम करती है यह समझने के लिए उतना काफ़ी नहीं है, इतने से नहीं हो पाएगा। दूरियों का अंत, यानी कि पुराने समय में आईपी में देश की सीमाएं एक मजबूत और ऊंची दीवार की तरह होती थी, मानी कि देश की सीमा इसको पार करके अपना सामान उस पार जाके बेचना बहुत मुश्किल होता था। आर पार क्या जा रहा है, सरकार का पूरा कंट्रोल होता था। और वैश्वीकरण ने इन सीमाओं को छलनी जैसा बना दिया है, यानी कि अब सीमाएं उतनी मजबूत नहीं रही हैं। अब एक देश अपना सामान दूसरे देश में जाके बेच रहा है आसानी से। तो इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट बहुत तेज हो गया है, तो अब पैसा और जानकारी पलक झपकते ही इधर से उधर पहुंच जाती है। तो अब सरकारें विचारों या पैसों के बहाव को पूरी तरह नहीं रोक सकती। एक देश का विचार दूसरे देश में पहुंच रहा है, विदेश में क्या हो रहा है आप आराम से बैठा जान सकते हो। कंपनियां अक्सर देशों से ज्यादा ताकतवर होती हैं आज की डेट में। पहले दुनिया बदलने की ताकत सिर्फ सरकार के पास होती थी, आज गूगल, अमेजोन, टोयोटा, बड़ी बड़ी एमएनसीज आ गई हैं। तो ये दिग्गज हैं आज के। इनमें से कई कंपनियों के पास तो इतना पैसा है कि ये छोटे देशों की टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा पैसा है इनके पास। तो इसकी वजह से रेस टू द बॉटम की स्थिति पैदा हो गई है कि देश इन बड़ी कंपनियों को अपने आप बुला रहे हैं, कह रहे आप आओ, हम आपसे टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे, आप आओ काम करो, हमें भी बेनिफिट दो इसका। लेगो ब्लॉक उत्पादन, ग्लोबल सप्लाई चेन। तो पहले हम ये सोचते थे कोई भी चीज़ अगर एक देश में बनी है, मान लो मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, लेकिन आज एक ही चीज़ एक साथ कई जगहों पर बन रही है। मान लो एक कार है, ठीक है, एक कार है तो उसके अलग अलग पुर्जे हो सकता है 30 अलग अलग देशों में बनते हो, गेट कहीं बनता हो, हैंडल कहीं बनता हो, टायर कहीं बनता हो। तो इसको ग्लोबल वैल्यू चेन कहा जाता है। जैसे लीगो ब्लॉक्स को जोड़कर एक खिलौना बनता है ना, वैसे ही दुनिया भर के पार्ट्स को जोड़कर एक फाइनल कार बनती है। तो इससे देशों के बीच निर्भरता बढ़ गई है। अगर चीन में तूफान आ जाए और वहां की फैक्ट्री बंद हो जाए तो उसकी वजह से उसका असर बाकी जगहों पर भी पड़ता है, ठीक है। अदृश्य अर्थव्यवस्था, पहले अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मतलब था भाई भौतिक चीजों का व्यापार करना, गेहूं है, कोयला है, सोना है। पर वैश्वीकरण के कारण क्या है, अदृश्य पैसा आ जा रहा है, अब करेंसी डिजिटल हो गई है, ठीक है। अब आप शेयर बाजार पे अपनी व्यवस्था चला रहे हो, सारी खरीद बेच रहे हो, तो बदलाव आया है, पहले नहीं होता था ये सब। और इससे वित्तीय संक्रमण हुआ है। अगर न्यूयॉर्क का कोई बहुत बड़ा बैंक फेल हो जाए तो लंदन, टोक्यो, मुंबई तक उसका असर पड़ता है, एक वायरस की तरह। सोवरनिटी क्या होता है आप इसको समझो। सोवरनिटी का मतलब होता है अपने घर का मालिक होना। पहले क्या होता है, मान लो देश यानी कि घर समझ लो, तो राजा या राष्ट्रपति घर का मालिक मीन्स देश का मालिक, तो कोई भी बाहर वाला दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब क्या हुआ है, दुनिया आपस में जुड़ गई है, व्यापार करने के लिए, लोन लेने के लिए, ग्लोबल मार्केट में आपको बने रहना है ना, दूसरों से भी व्यापार करना है। तो देशों को डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, इन संगठनों के नियमों को मानना पड़ता है। अब आप पूरे मालिक नहीं हो, आप अकेले फैसले नहीं ले सकते। किसान का उदाहरण सबसे आसान है। मान लो सरकार किसानों को बचाने के लिए विदेशी सामान पर टैक्स बढ़ाना चाहती है, बाहर से आने वाला कोई सामान आए वो उस पर सरकार चाहती है कि हमारे देश के किसानों का ही ज़्यादा फायदा हो, तो वो बाहर वाले सामान पे टैक्स ज़्यादा लगा देगी। तो डब्ल्यूटीओ ये कह सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की ये नियमों के खिलाफ है, तो सरकार चाहकर भी कानून ऐसा नहीं बना पाती। यानी कि पहले देश ही बॉस था, अब देश प्लस अंतरराष्ट्रीय संगठन मिलकर बॉस हैं। इसलिए कहते हैं ड्राइवर सीट को अब शेयर कर रहे हैं, गाड़ी अकेले नहीं मिलकर चलाई जा रही है। पहले के समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले सिर्फ बड़े नेता लेते थे, अमीर व्यापारी लेते थे, आम लोगों की कोई भूमिका नहीं होती थी और उनकी आवाज को ज्यादा कोई सुनता नहीं था। जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, सोशल मीडिया आया है, स्थिति बदल गई है। अब आम लोग भी भाई सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात दुनिया के सामने रख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, मजदूरों को सही मजदूरी मिले, मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर आंदोलन हो रहे हैं।
आज एनजीओ भी इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। ये एनजीओ जो होते हैं सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन समाज और लोगों के हित में काम करते हैं। तो एनजीओ सब बड़ी कंपनियों और सरकारों पर दबाव बना रहे हैं ताकि पर्यावरण के अकॉर्डिंग अनुकूल जो चीज़ है और जो चीज़ एथिकल है, अच्छी है, उसी के अकॉर्डिंग सरकार काम करे। अगर कोई कंपनी गलत काम करती है तो एनजीओ सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ पोस्ट डाल सकता है, वो पोस्ट वायरल हो सकती है, लोग उस कंपनी का बॉयकॉट कर सकते हैं। तो इससे कंपनी को नुकसान होगा और उसे अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा जो भी वो गलत व्यवहार कर रही है। तो अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में ताकत सिर्फ सरकार और अमीर लोगों के पास नहीं है भाई, अब आम लोग और एनजीओ के पास भी ताकत है। सो इसी को हम पीपल पावर एंड ग्लोबल एक्टिविज्म भी कहते हैं, जनता की पावर। लंबे समय तक वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और यूरोप का दबदबा रहता था। सारे दुनिया की इकोनॉमी को संभालने का ठेका इन्होंने ले रखा था। दुनिया के ज़्यादातर जो आर्थिक नियम बनाए जाते हैं, व्यापार के तरीके, फैसले, सब ये ही बनाते थे और उस समय बाकी देशों की भूमिका बहुत कम थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है भाई। वैश्विक व्यापार, निवेश और तकनीक की मदद से देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बना रहे हैं। तो चाइना और भारत जैसे देश भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सही उपयोग करके भाई तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कम लागत में उत्पादन, बड़े बाजार और कुशल श्रम की वजह से इनके पास क्या है, ये सब चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे सुपर पावर बन रहे हैं। आज दुनिया एक शक्ति पर निर्भर नहीं है कि यूएसए पूरे दुनिया को चला रहा है। आज दुनिया मल्टीपोलर है, ठीक है, बहुध्रुवीय विश्व है जहां पर कई देश ताकतवर हैं। तो पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए पुराने नियमों को अब चुनौती दी जा रही है और पैसा और शक्ति का केंद्र धीरे धीरे एशिया की तरफ आ रहा है। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में सिर्फ पश्चिमी नहीं बल्कि एशियाई देशों की जो भूमिका है वो भी बढ़ रही है। आज की दुनिया में देश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, तो इसलिए अब देशों को लड़ने के लिए सिर्फ बम या हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, वो व्यापार को एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं। तो आप मान के चलो, अगर कोई देश दूसरे देश से नाराज होता है तो वो उस पर सीधा हमला नहीं करता, वो आर्थिक दबाव डालता है। यानी उदाहरण के लिए मान लो एक देश ए है और देश बी को जरूरी चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर चिप्स बेचना बंद कर दे, तो अगले का नुकसान हो जाएगा, या उससे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर करवा दे, तो देश जो बी है उसकी तो अर्थव्यवस्था गई। तो इसी नई सॉरी इस नई स्थिति को वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। आप निर्भर हो और वो कभी भी उसका मिसयूज कर लेगा। यानी देशों के बीच आपसी जुड़ाव उन्हें अमीर तो बनाता है, लेकिन ये जुड़ाव दुश्मन देशों को ये ताकत भी देता है कि बिना एक गोली चलाए नुकसान वो पहुंचा सकते हैं। तो व्यापार और अर्थव्यवस्था भी एक युद्ध का नया तरीका है। अमेरिका हर चीज़ पे सैंक्शंस लगाता है ना, तो ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया को बराबर का फायदा नहीं हुआ, इससे बहुत ज़्यादा धन पैदा हुआ, लेकिन साथ ही कई लोगों को नुकसान भी हुआ है इसका। बहुत से लोगों की नौकरियां मशीनों ने ले ली हैं आज की डेट में, या फिर सस्ती मजदूरों वाले विदेशी कामगारों की वजह से कईयों की नौकरियां चली गई हैं। तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी है। लोगों को लगता है कि ये व्यवस्था बस अमीरों के लिए है, बड़ी कंपनियों के लिए है, आम लोगों को तो कुछ नहीं है इसमें। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट बैकलैश या विरोध भी हो रहा है। तो इस नए माहौल में लोग ऐसे नेताओं को वोट करते हैं जो कहते हैं भाई हम ये सीमाएं बंद कर देंगे, देश की कोई व्यापार नहीं होगा, विदेशी लोग और सामान को आने से रोकेंगे और अपने देश को पहले रखेंगे। जैसे ब्रेक्सिट, ब्रिटेन ने एग्जिट ले लिया था यूरोपियन यूनियन से अपना फ़ायदा देखने के लिए। सिमिलरली अमेरिका कहता है, यूएसए कहता है अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, एक ऐसी नीति जहां पहले अमेरिका अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद किसी और को आने जाने देगा अपने देश में। तो आज की राजनीति में सबसे बड़ा संघर्ष जो है ना, दुनिया से जुड़ना और दूसरा अपने देश को सबसे ऊपर रखना, यही संघर्ष है। या तो जुड़ो या तो अपने को ऊपर रखो। तो ये टकराव आज की वैश्विक राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा है लड़ाई का, ठीक है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद की प्रमुख मान्यताओं को समझाएं और उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। आर्थिक राष्ट्रवाद, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बताना है आपको क्या होता है। तो देखो, आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, एक आइडियोलॉजी है। इसका मानना है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि भाई देश की ताकत बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। यानी कि देश आत्मनिर्भर बने हमारा, विदेशी देश पर निर्भर कम रहना पड़े। तो आर्थिक राष्ट्रवाद ग्लोबलाइजेशन से अलग सोच रखता है। ये क्या कह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन वाले कहते हैं कि भाई देशों के बीच सहयोग होना चाहिए, खुला व्यापार करो, है ना, आपसी निर्भरता को बढ़ावा दो, एक दूसरे पर डिपेंड रहो। लेकिन आर्थिक राष्ट्रवाद कह रहा है अपने देश में खुद फैक्ट्री लगाओ, खुद कंपनियां बनाओ, अपने मजदूरों को प्राथमिकता दो, अवर कंट्री फर्स्ट, अपने देश को ऊपर रखो।
हालांकि इन विचारों को सही समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि इसकी मूल मान्यता क्या है। तो चलो मान्यता समझाता हूँ। देखो, आर्थिक राष्ट्रवाद का मानना है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका सरकार की होनी चाहिए। सरकार के पास ज़्यादा पावर हो। सरकार ही ये तय करेगी कि पैसा कहाँ लगेगा, किससे व्यापार करना है, किन क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए राज्य को जहाज का कप्तान बनाओ भाई, कैप्टन ऑफ द शिप, क्योंकि पूरा सिस्टम सरकार चलाती है। ठीक है भाई। तो इस सोच के अनुसार अगर निजी कंपनियों को पूरी छूट दे दी जाए तो वो अपना फायदा सोचेंगी, ना कि देश के हित के बारे में। तो इसी वजह से आर्थिक राष्ट्रवादी लोग मानते हैं कि सरकार को बाजार में दखल देना चाहिए और व्यापार व निवेश को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि देश मजबूत रहे, आत्मनिर्भर हो, विदेशी कंपनियां शक्तिशाली देशों पर ज़्यादा निर्भर ना हो। और आर्थिक राष्ट्रवाद इस बात पर भी जोर देता है कि राष्ट्र की शक्ति और सुरक्षा मुनाफे से ज़्यादा जरूरी है, हमारा देश सेफ रहना चाहिए। तो आर्थिक राष्ट्रवाद के अनुसार भाई अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ लोगों को अमीर बनाना नहीं होता, बल्कि देश को ताकतवर बनाना है। आर्थिक राष्ट्रवादी लोग मानते हैं कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मजबूत होगी, तभी वो सैन्य, तकनीकी और राजनीतिक रूप से भी स्ट्रांग रहेगा। तो इस सोच में पैसा एक साधन हो सकता है जिससे देश अपनी सेना को मजबूत करता है, नई तकनीक विकसित करता है और दुनिया में एक पहचान बनाता है। इसलिए आर्थिक राष्ट्रवाद क्या कह रहा है कि सिर्फ बाजार से मत जोड़ो, आप सोचो कि अपनी सुरक्षा और अपनी शक्ति बढ़ानी है हमें। यही कारण है कि भाई इस विचारधारा में अर्थव्यवस्था को राष्ट्र की सेना के एक सैनिक की तरह देखा जाता है, कि अर्थव्यवस्था जो है ना वो भी हमारी सैनिक है एक तरीके से, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो आर्थिक राष्ट्रवाद के अनुसार भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसी एक देश का फायदा दूसरे देश के नुकसान पर ही होता है। अगर एक का फायदा है तो दूसरे का नुकसान हो रहा होगा। तो इस सोच में माना जाता है कि दुनिया की दौलत सीमित है और सभी देश उसी सीमित दौलत के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। तो इस पीओवी में भाई व्यापार को सहयोग नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के रूप में देखा जाता है, कि आप व्यापार कर रहे हो तो किसी की मदद नहीं कर रहे हो। व्यापार मीन्स कंपटीशन। अगर कोई देश ज़्यादा मुनाफा कमाता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि किसी और देश को नुकसान हुआ है। तो इसी वजह से आर्थिक राष्ट्रवाद मुक्त व्यापार पर शक करता है, फ्री ट्रेड ना करो भाई। ठीक है, ये कहता है कि व्यापार सबके लिए फायदा नहीं हो सकता। सो वे ये विश्वास नहीं करते कि देशों के बीच व्यापार से कोई नई संपत्ति पैदा हो जाएगी या सभी देशों को एक साथ फायदा हो जाएगा। फायदा सबका नहीं होगा। तो आर्थिक राष्ट्रवाद में देशों की सफलता को केवल अपने विकास से नहीं बल्कि दूसरों से तुलना करके देखा जाता है, दूसरे से कितना मजबूत आप हुए हो। तो आर्थिक राष्ट्रवादी लोग मानते हैं कि असली बात ये नहीं है कि देश कितना आगे बढ़ा, बल्कि ये है कि वो अपने प्रतिद्वंदी देश की तुलना में कहाँ खड़ा है, हमारा दुश्मन जो है उससे हम कितने आगे पहुंचे हैं। तो इस सोच के अनुसार अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो भाई आपने अपने को आगे नहीं बढ़ाया, आप वीक हो। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थिक ताकत आगे चलकर सैन्य, राजनीतिक और तकनीकी शक्ति में बदलेगी। अगर पैसा है, इफ़ यू हैव मनी, आप अपनी सेना पे भी लगाओगे, आप अपनी टेक्नोलॉजी पे भी लगाओगे। तो इसी कारण आर्थिक राष्ट्रवादी कुल लाभ की बजाय तुलनात्मक लाभ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कि तुलना करके देखते हैं उसके तुलना में हमने कितना लाभ कमाया है। ठीक है, शक्ति संतुलन भी इसी को कहते हैं, मतलब बनाना एक स्टेप है ये उसका। आर्थिक राष्ट्रवाद में आत्मनिर्भरता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कि देश आत्मनिर्भर रहे, अपना सामान खुद बनाओ। तो इस सोच के अनुसार एक मजबूत देश वही है जो जरूरी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं है। अगर कोई देश खाना, तेल, तकनीक जैसी चीज़ों के लिए विदेश पर निर्भर है, दूसरे किसी देश पर, तो संकट के समय आप पे बहुत वीकनेस आ जाएगी, आप कमज़ोर पड़ जाओगे। इसलिए आर्थिक राष्ट्रवादी लोग चाहते हैं कि देश ज़्यादातर सामान खुद बनाए। आप इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन बनाओ, जो बाहर से मंगवा रहे हो वो अपने देश में बनाओ। ठीक है, विदेश से सामान मंगाने के बजाय घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दो। तो इससे देश सुरक्षित रहेगा और कोई दुश्मन देश युद्ध या तनाव के समय उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अगर आप ये सब करके बैठे हो। तो इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यही है कि भाई किसी देश की हालत में आत्मनिर्भर रहें और आर्थिक व्यवस्था को कोई बाहर से अनप्लग ना कर सके। ये ना आप दूसरे पे डिपेंड हो, जरूरत जब उसकी है तो वो अपना स्विच बंद कर दे वहां से, तो आप फिर फंस जाओ, ये ना हो। तो आर्थिक राष्ट्रवाद की नीतियों की एक बड़ी आलोचना भी ये भी है कि वे अर्थव्यवस्था की दक्षता को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि जब सरकार विदेशी सामान पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगी, घरेलू उद्योगों को बचाएंगी, तो शुरू में नौकरियां तो बचेंगी कि आप अपने लोगों को दोगे, लेकिन लंबे समय में नकारात्मक असर भी दिखेगा। भाई विदेशी कंपनियों से मुकाबला होगा नहीं, स्थानीय कंपनियों पर ये मतलब ये भी रहेगा कि भाई ज़्यादा क्वालिटी वो फिर बेकार, मतलब बेकार ही देंगे, अच्छी तो नहीं दे पाएंगे, उनको पता है कंपटीशन है ही नहीं कोई मार्केट में दूसरा। वे नई तकनीक लाने की सोचेंगे नहीं, ना वो लागत घटाने या बेहतर गुणवत्ता देने की कोशिश ही नहीं करेंगे।
तो इस स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होगा अगर कंपटीशन खत्म हो जाता है तो। इसलिए आलोचक मानते हैं कि अत्यधिक संरक्षणवाद, अगर ज़्यादा ही संरक्षणवाद है तो देश को सुरक्षित तो बना देगा लेकिन उसे कमज़ोर भी बना सकता है इन फ्यूचर। तो जब कोई देश आर्थिक राष्ट्रवाद के तहत दूसरे देश के सामान पर टैक्स लगाता है अपने देश को बचाने के लिए, तो दूसरा देश भी बदले में वही करता है। इसी को ट्रेड वॉर कहते हैं, एक दूसरे पर सैंक्शंस लगाना। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका चीनी स्टील पर टैक्स लगा रहा है ना, फॉर एग्जांपल अमेरिका ने टैक्स लगाया चीनी स्टील के ऊपर, तो चीन अमेरिकी सोयाबीन पर टैक्स लगा सकता है काउंटर में। तो इस तरह की जवाबी कार्रवाई दोनों देशों को नुकसान देती है। निर्यात घट जाता है, कंपनियों को घाटा होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो जिन नीतियों का मकसद देश को सुरक्षित करना, संरक्षित करना है, वही नीतियां कभी कभी हमारे ही किसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है हमारा सामान ही कोई ना खरीदे फिर, जैसा हम कर रहे हैं। तो आज की दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन पर टिकी हुई है, एक जगह पे सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, आपको सबसे कनेक्टेड रहना पड़ता है। तो आर्थिक राष्ट्रवादी लोग चाहते हैं कि सारी नौकरियां, सारा उत्पादन अपने ही देश में हो, किसी और के पास जाना ही ना पड़े। उदाहरण के लिए एक आधुनिक स्मार्टफोन को बनाने के लिए कई देशों की तकनीक, कच्चा माल और पुर्जों की जरूरत होती है। एक स्मार्टफोन जब बनता है, अगर कोई देश पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा तो वो अनजाने में खुद को दूसरी जगह उपलब्ध बेहतर तकनीक, हो सकता है दूसरे देश के पास बेटर टेक्नोलॉजी हो उस पैसे में, आप वो ना लेके आप ज़्यादा ही उसमें हो एंग्री मूड में, हमें तो वही खुद ही बना लूंगा, तो हो सकता है ना बेकार क्वालिटी और कम फैसिलिटीज आपको मिले। तो सरकार ये तय करती है कि किन उद्योगों को सब्सिडी या सुरक्षा देनी है। देश में बहुत सारे उद्योग होते हैं, किस इंडस्ट्री को बचाना है ये सरकार के ऊपर है। तो अक्सर अक्सर वे कुछ चुनिंदा उद्योगों को या कंपनियों को ही फायदा सरकार पहुंचाती है। कई बार निष्पक्ष फैसले नहीं होते बल्कि राजनीतिक जिसके रिश्ते अच्छे होते हैं उस कंपनी को बचा देती है सरकार, ठीक है। तो इसे क्रॉनिक कैपिटलिज्म पैदा हो जाता है, जब सरकार से जुड़े जो अमीर लोग हैं, जो नेताओं से जुड़े हुए हैं, उनका फायदा हो जाता है, आम कामगारों का कोई फायदा नहीं होता। नतीजा यही होता है कि भाई आर्थिक राष्ट्रवाद देश की पूरी जनता के बजाय कुछ गिने चुने लोगों को लाभ पहुंचाता है, थोड़े बहुत लोगों का फायदा होता है। तो आर्थिक राष्ट्रवाद में व्यापार को सहयोग नहीं देखा जाता, व्यापार मीन्स शक्ति की लड़ाई, कंपटीशन। तो इसी सोच की वजह से देशों के बीच शक रहता है, तनाव रहता है, दुश्मनी बढ़ने लगती है, जो आगे चलकर टकराव या युद्ध तक भी पहुंच सकता है। तो जब देश आपस में व्यापार कम कर देंगे तो बातचीत और भरोसा भी कम हो जाएगा। और इतिहास बताता है जैसे जैसे आप आर्थिक दीवारें ऊंची करोगे ना अपनी, तो सैन्य संघर्ष भी आपका बढ़ने लगेगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उदारवादी दृष्टिकोण आपको बताना है आलोचनात्मक मूल्यांकन के साथ, और ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कितना अलग है ये भी आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, उदारवादी लोग मानते हैं, ठीक है, लिबरल लोग, कि अगर सभी देश अपनी अपनी चीज़ें लेकर मिलकर काम करें, जैसे एक बहुत बड़ा, एक मान लो एग्जाम्पल के लिए एक पिज़्ज़ा बनाया जा सकता है बहुत बड़ा, अपनी अपना इंग्रेडिएंट खुद लाओ, तो इस सोच के अनुसार सहयोग और व्यापार से सबको फायदा होगा, अगर मदद करेंगे तो, ठीक है, हर किसी को उसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन मार्क्सवादी लोग इस स्थिति को अलग नज़रिए से देखते हैं। उनके अनुसार भाई पिज़्ज़ा का ओवन जिसके पास है, यानी कि असली जो पिज़्ज़ा जहाँ पे बनेगा, जिनके पास ताकत और साधन है, वही फ़ायदा उठाते हैं। और कुछ लोग आराम से पिज़्ज़ा खाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग मेहनत करते रहते हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल दिया गया है, जो अमीर लोग हैं ना वो सारी टॉपिंग्स खा लेंगे, वो सारा मजा लेंगे, जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिलना कुछ भी। तो भाई देखो, जो उदारवादी लोग होते हैं वो व्यक्ति को सबसे पहले रखते हैं। उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को काम करने, खरीदने और बेचने की पूरी आज़ादी होगी तो वो अपनी मेहनत से सफल हो जाएगा। काबिलियत जिसमें जितनी होगी वो ज़्यादा जरूरी है। पर इसके विपरीत जो मार्क्सवादी है, वे व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को, समूह को लेकर चलते हैं साथ में। उनके अनुसार अगर कोई इंसान मजदूर वर्ग में पैदा हुआ है तो वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, मालिक वर्ग ही हमेशा ज़्यादा ताकतवर होगा। यानी सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं है बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप किस वर्ग में हो। मजदूर हो तो भटकोगे, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। अब उदारवादी लोगों का मुख्य लक्ष्य है तेज आर्थिक विकास करना, तेजी से। वे मानते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी तो उसका फायदा धीरे धीरे सभी को मिलेगा। इसी सोच को राइजिंग टाइड लिफ्ट ऑल बोट्स कहते हैं। यानी अमीर अगर और अमीर बनेगा तो आम लोगों की हालत भी अपने आप बेहतर हो जाएगी, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन मार्क्सवादी लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समानता हो, सब बराबर हो। उनका मानना है कि ये गलत है कि एक व्यक्ति के पास अरबों रुपए है, दूसरे के पास दवा तक खरीदने के पैसे नहीं है। तो वो चाहते हैं कि धन को अभी और समान रूप से बांटा जाए, ना कि भविष्य के भरोसे छोड़ा जाए, अभी ही आप बांट दो। उदारवादी लोग मुक्त बाजार को एक दोस्त की तरह देखते हैं। वो कहते हैं अच्छी बात है, फ्री ट्रेड करो। उनके अनुसार बाजार वह जगह है जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें आपसी लेन देन से हासिल कर सकते हैं। वे मानते हैं कि कंपटीशन से चीजें अच्छी मिलती हैं।
पर मार्क्सवादी लोग बाजार को शोषण की जगह मानते हैं। वो कहते हैं कि मालिक मुनाफा तभी कमाता है जब वो मजदूरों को उसके असली काम की कीमत से कम वेतन देता है। तो यानी कि मुनाफा कोई ईमानदार कमाई नहीं है, बल्कि मजदूरों की चुराई हुई मजदूरी है। जो अमीर लोग हैं वो मजदूरियां चुरा रहे हैं। उदारवादी लोग कहते हैं सरकार एक रेफरी की तरह रहे। ठीक है, उनके अनुसार सरकार को खुद खेल में नहीं घुसना है, यानी कि इंटरवेन नहीं करना। ये देखो भाई, कोई धोखाधड़ी ना हो, नियम ठीक से माने जा रहे हैं आपके देश में, बस इतना ही रहे, मिनिमम इंटरवेंशन। वही मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि भाई सरकार अमीरों का एक औजार है, अमीरों को मदद करता है। उनके अनुसार सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे कानून बनाते हैं जो कंपनियों को, बड़ी बड़ी बैंकों को फायदा होता है, आम लोगों को कोई फायदा नहीं होता। उदारवादी लोग मानते हैं कि भाई व्यापार जो है वो दुनिया में शांति लाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, उनका कहना है अगर दो देश आपस में व्यापार करेंगे तो वो युद्ध करने से बचेंगे, क्योंकि युद्ध करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा आर्थिक। मार्क्सवादी लोग व्यापार को साम्राज्यवाद का रूप देखते हैं। व्यापार करते करते ही छोटे देशों को कई कंपनियां, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो अपने कब्जे में ले लेती हैं, गरीब देशों पर दबाव डालती हैं, उसका सोना तेल सारा रिसोर्सेज ले जाती हैं। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे वर्ल्ड बैंक या यूएन को मददगार मानते हैं कि भाई ये मदद करते हैं। उनके अनुसार ये संगठन देशों में आपस में बातचीत करवाते हैं, मौका देते हैं। ठीक है, समस्याओं को लड़ाई के बिना हल करवाने में मदद करते हैं। वे मानते हैं कि ऐसे मंच के वजह से ही शांति को बढ़ावा मिलता है। वही मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि ये संगठनों में जो है ये अलीट्स का क्लब है, बड़े लोग, अमीर देशों का है ये सारा कुछ। उनका मानना है ये संस्थाएं ऐसे नियम बनाती है जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों की मदद करती है। गरीब देशों पर बहुत कर्ज चुकाने का दबाव आ जाता है, वे अक्सर चुका ही नहीं पाते। तो उदारवादी लोग मानते हैं कि देखो, अपना घर, गाड़ी या व्यवसाय होना एक मूल मानव अधिकार है सबके पास। तो उनके अनुसार जब लोगों को ये भरोसा होता है कि वो अपनी कमाई से अपने पास ये सब पैसा रख सकते हैं जो भी है, तो वो और मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे, उसको पता है कोई छीनेगा नहीं। लेकिन मार्क्सवादी लोग निजी संपत्ति को, खासकर जमीन और कारखाने जैसी बड़ी बड़ी संपत्ति को कहते हैं कि भाई आप ज्यादा रखोगे तो समाज में समस्याएं आएंगी। उनका मानना है कमाई के बड़े साधन किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, सभी लोगों को बराबर का मालिकाना हक दिया जाए। उदारवादी लोग मानते हैं कि आर्थिक संकट कभी कभी होने वाली प्राकृतिक समस्याएं जैसा होता है। आर्थिक संकट आता जाता रहता है, तो बिल्कुल खराब मौसम की तरह। उनके अनुसार ये हादसे अस्थायी है, कोई आर्थिक संकट होता है तो समय के साथ ठीक हो जाती है व्यवस्था। सो पूरा सिस्टम गलत नहीं है। मार्क्सवादी लोग मानते हैं कि समस्या किसी हादसे या बदकिस्मती से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के तहत ये षड्यंत्र है। वो मानते हैं पूंजीवाद एक ऐसा तंत्र है जो बार बार संकट ही संकट पैदा करता है। जब भी आर्थिक गिरावट आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का होता है। जब मंदी आती है, जैसे कार के पीछे बैठे लोग हर बार टक्कर में घायल होते हैं, खाम खा, उन्होंने कुछ किया नहीं है फिर भी। तो उदारवादी लोग मानते हैं कि दौलत अच्छे और नए विचारों से आती है। अगर उनके अनुसार कोई व्यक्ति कोई बड़ी खोज करता है, जैसे नया आईफोन बना दिया, तो वो हकदार है भाई अमीर बनने का, उसने खोज करी है, अपने दिमाग से दुनिया बदल रहा है। वहीं मार्क्सवादी लोग कह रहे हैं जो आईफोन का बनाने वाला मजदूर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने फैक्ट्री में काम करा है, मेहनत करी है। आइडिया देने वाले से क्या होता है, बनाया तो मजदूर ने है ना वो सब। तो उदारवादी लोग मानते हैं कि मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है, यानी कि उनके अनुसार बेहतर तकनीक, समझदार व्यापार समझौता और सुधारों के जरिए पूंजीवाद में जो कमियां हैं उसको सुधारा जा सकता है। इसके विपरीत मार्क्सवादी लोग मानते हैं कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो बिल्कुल असमान है, लोगों का नुकसान हो रहा है, अन्याय हो रहा है, छोटे सुधार काम नहीं आएंगे। उनके अनुसार एक क्रांति जरूरी है। ठीक है, एक नई व्यवस्था आए, कोई बॉस वगैरह ना हो जिसके अंदर। ठीक है भाई, सिंपल सी कहानी है जो मैंने आपको बता दी है। अब है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और विकास में नारीवादी सिद्धांत पारंपरिक विकास प्रतिमानों की आलोचना कैसे करता है। श्रम, असमानता और शक्ति के संबंध में यह कौन सी अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो आपको नारीवादी सिद्धांत को जोड़ के बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को देखने का एक अलग, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। अगर आप एक अलग नजरिए से इसको देखते हो, यह बताता है कि देखो जो पुराने सिद्धांत होते थे, जैसे लिबरलिज्म होता था, उदारवाद, या रियलिज्म होता था, यथार्थवाद, वो कई सारी बातों को नज़रअंदाज करता है। खासकर महिलाओं को, जो लैंगिक असमानताएं हैं उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता। तो ये नारीवादी सिद्धांत क्या कहता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था सिर्फ देशों, सरकारों और बाजार से नहीं बनी, भाई यहाँ पे जेंडर पावर का भी एक योगदान है, यानी पुरुष और महिलाओं की भूमिका बराबर नहीं है। लोग, यह असमानता काम, वेतन, देखभाल के काम और फैसले लेने की शक्ति में साफ दिखाई देती है। आप देखो, काम कर रहे हैं सेम,
लेकिन पैसे मिल रहे हैं कम, लड़के को ज्यादा लड़की को कम, फैसला ले रहा है लड़का, लड़की से कोई पूछ नहीं रहा। तो फेमिनिस्ट थ्योरी जो नारीवादी जो सिद्धांत है वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि जब तक इन छिपी हुई असमानताओं को आप समझोगे नहीं ना, तब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी। तो पारस्परिक आर्थिक मॉडल, पारंपरिक जो पुराने चले आ रहे हैं, वो आमतौर पर जीडीपी या राष्ट्रीय व्यापार जैसे बड़े आंकड़ों पर ध्यान देते हैं बस। यानी कि फेमिनिस्ट विचारक कहते हैं ये आंकड़े जेंडर ब्लाइंड है, इन आंकड़ों में महिलाओं की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। यानी कि समस्या यह है कि अगर कोई व्यक्ति होटल या रेस्टोरेंट में खाना पकाता है तो उसे विकास माना जाता है, लेकिन अगर यानी कि आप काम कर रहे हो रेस्टोरेंट में, वही काम कोई महिला अपने बच्चों के लिए घर पर कर रही है तो माना जाता है वो काम हुआ ही नहीं कोई। ठीक है, दोनों मेहनत के काम है ना, घर पे भी खाना बन रहा है, होटल में भी खाना बन रहा है, होटल में पैसे मिल रहे हैं, घर पे कौन से पैसे मिल रहे हैं। तो फेमिनिस्ट सिद्धांत कहता है कि ये अनपेड केयर इकोनॉमी, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल, ये अगर ना हो तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। वो चाहते हैं कि देखो अर्थव्यवस्था की परिभाषा में घर के अंदर होने वाले बिना वेतन वाले कामों को भी शामिल करो ना भाई। जो हमारी माताएं हैं बिना पैसे लिए हमारे लिए इतना काम कर रही हैं, महिलाओं के योगदान जो भी हैं उनको इंपॉर्टेंस तो दो। तो पारंपरिक आईपी ज्यादातर प्रोडक्शन पर ध्यान देता है, उत्पादन पर, यानी ऐसी चीजें बनाना जिन्हें बाजार में बस बेचना है, कार बना दो, सॉफ्टवेयर बना दो, फसलें उगा दो। फेमिनिस्ट वाले क्या कह रहे हैं भाई, सोशल रिप्रोडक्शन की अवधारणा से इसको जोड़ रहे हैं, यानी कि सारा काम जो रोजाना कामगारों को फिर से काम करने लायक बनाता है। मीन्स इसमें लोगों को खाना देना, भावनात्मक सहारा देना, बचपन से उन्हें बड़ा करना शामिल करना, ये सारे काम जरूरी हैं। लेकिन इसको कहाँ जोड़ा जा रहा है यार, जो हमारा लालन पालन पोषण होता है उसको कहाँ कोई इकोनॉमी से जोड़ता है। तो फेमिनिस्ट विचारक ये कहते हैं ज्यादातर महिलाओं पर डबल बर्डन रहता है, दो तरफा दबाव। वे एक तरफ तो फैक्ट्रियों दफ्तरों में काम करती हैं, दूसरी तरफ उनसे उम्मीद की जाती है घर का भी काम करो, दोहरी जिम्मेदारी है। उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक है, प्रभावित होती है उनकी सेहत, आर्थिक प्रगति भी उनकी रुकती है। तो पारंपरिक विकास कार्यक्रम अक्सर इस सोच पर बनाए गए थे पुराने वाले कि घर का मुखिया तो होगा पुरुष और वही कमाने वाला होगा। यानी कि इसी वजह से कई नीतियां और योजनाएं पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी, जैसे कि पहले वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की योजनाओं में देखा गया। ठीक है, फेमिनिस्ट विचारक इस मॉडल की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो ये हकीकत को नजरअंदाज कर रहा है, जो आज की रियलिटी है। दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं ही परिवार की मुख्य कमाने वाली होती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो भाई घर का काम करती है, संभाल रही हैं, घर को भी संभाल रही है, सब तो फेमिनिस्ट विचारक क्या कह रहे हैं कि भाई देखो हकीकत को इग्नोर किया जा रहा है, दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं ही सब कुछ काम कर रही हैं। तो जब विकास से जुड़ी मदद सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित रहती है तो उसका फायदा अक्सर बच्चों तक नहीं पहुंचता, ना ही परिवार की सेहत में कोई सुधार होता है। इसलिए फेमिनिस्ट लोग क्या कह रहे हैं, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, यानी नीतियां जब भी बना रहे हो तो महिलाओं के भी अनुभव देखो, महिलाओं की भी जरूरत है, देखो महिलाओं की भी भूमिका है। तो पारंपरिक आईपी जो पुरानी थ्योरीज थी उसमें अक्सर असमानता को विकास की एक साइड इफेक्ट माना जाता था, लेकिन फेमिनिस्ट नजरिया इसे एक जानबूझकर इस्तेमाल किए जाने वाला औजार मानता है। यानी कि उनके अनुसार असमानता अपने आप नहीं होती, बल्कि सिस्टम के भीतर ही असमानता है, हमारे समाज में ही असमानता है। तो फेमिनिस्ट लोग तर्क देते हैं, देखो वैश्विक पूंजीवाद क्या करता है, लैंगिक असमानता पर ही टिका हुआ है। महिलाओं से सस्ता काम करवाकर उन्हें बिना वेतन वाले काम पर निर्भर रहकर बड़ी कंपनियां अपनी लागत कम रखती हैं, यानी कि महिलाओं से कम पैसे में काम करवा दिया जाता है और फायदा ज्यादा कंपनी का होता है। तो इससे क्या होगा इस दृष्टिकोण में, तो ठीक है इसमें क्या है, इस दृष्टिकोण में असमानता कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है, बल्कि सोच समझकर बड़े बड़े पैसे वाले लोग ऐसा करते हैं। तो पारंपरिक जो पुरानी आईपी की थ्योरी है उसमें शक्ति को ज्यादातर सरकारों, राष्ट्रपतियों, बड़ी कंपनियों और सेना तक सीमित रखा जाता था कि यही शक्तिशाली होते हैं। पर फेमिनिस्ट लोग क्या कह रहे हैं कि शक्ति सिर्फ राज्य या बाजार में ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी मौजूद है। अगर कोई महिला पैसे कमाती है लेकिन उसे यह तय करने का अधिकार ही नहीं है वो पैसा खर्च कहाँ होगा और उसका पति फैसला ले रहा है, तो फेमिनिस्ट दृष्टिकोण के अनुसार वो महिला वास्तव में विकसित नहीं है, पैसा कमा रही है पर खर्च करने की पावर नहीं है उसके पास। सिर्फ कमाई करना काफी थोड़ी होता है, फैसला लेने की ताकत भी तो होनी चाहिए। तो इसी वजह से फेमिनिस्ट विचारक कहते हैं द पर्सनल इज पॉलिटिकल। उनका मतलब है कि निजी जिंदगी जैसे परिवार के अंदर के रिश्ते और फैसले भी राजनीति और शक्ति से जुड़े होते हैं। जब तक हम परिवार के भीतर आप सही से नहीं ठीक करोगे मामला, तो देश के भीतर कैसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने, विनियमित करने में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की क्या भूमिका है। WTO पे क्वेश्चन आ सकता है।
विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करने में इसकी क्या प्रभावशीलता है, ये आपको बताना है डब्ल्यूटीओ के बारे में अच्छे से। तो डब्ल्यूटीओ को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, जो नजर रखता है पूरे व्यापार वाले सिस्टम पे। इसका काम है ये देखना कि देशों के बीच व्यापार में कोई रुकावट ना आए, नियम साफ सुथरे सही हो, तय तरीके से काम होता रहे सारा, ठीक है, नियम के अनुसार सब चले। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में इसलिए की गई थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसानी से हो, स्थिरता के साथ हो, खुले व्यापार में हर कोई भागीदारी ले सके। इसके नियमों की वजह से देशों को पता होता है कि व्यापार कैसे करना है, ठीक है, कैसे उनके अर्थव्यवस्था की ग्रोथ होनी है। लेकिन दुनिया के कई विकासशील देशों को लगता है कि डब्ल्यूटीओ में जो नियम है उसका ज़्यादा फायदा अमीर देशों को होता है, उसका ज़्यादा फायदा बड़े देशों को होता है। और उनका मानना है कि ये नियम देखने में तो लगता है सबके लिए समान है, पर असल में गरीब देशों के लिए ये नियम बहुत मुश्किल होते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। तो डब्ल्यूटीओ का सबसे मेन काम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना, ठीक है, ये उसका मेन काम है। उसको ये तय करना होता है कि भाई देशों के बीच व्यापार कैसे होगा, ये उसको डिसाइड करना है। और डब्ल्यूटीओ के आने से पहले व्यापार अक्सर अव्यवस्थित होता था। जब कोई नियम कानून नहीं होते तो व्यापार भी सही से नहीं होता और देश जब चाहे अपने नियम बदल देते थे। तो अब क्या है, डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश आपस में समझौते करते हैं। जो भी डब्ल्यूटीओ के अंदर मेंबर्स हैं वो आपस में एग्रीमेंट्स करते हैं, जिनके तहत वे एक दूसरे के सामान और सेवाओं के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा क्या होगा, ये पहले से डिसाइडेड होता है। तो इसका फायदा ये होता है कोई देश अचानक कानून बदलकर दूसरे देश के सामान को रोक नहीं सकता। कुछ नियम शर्तें होती हैं, अगर इतना सामान अगले को आपने बिचवाना है, बेचना है, तो भाई वो पहले से फिक्स होगा। ये नहीं आप कल कानून बना दो कि कल से अमेरिका इधर कुछ नहीं बेचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तय नियम होते हैं। इसी की वजह से कंपनियां और निवेशकों को एक भरोसा मिलता है कि वो अगर व्यापार करेंगे तो वो सेफ रहेंगे। तो इसी भरोसे के कारण वे दूसरे देशों में पैसा लगाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ एक बड़े बैठक कक्ष की तरह काम करता है, एक मीटिंग हॉल बहुत बड़ा, जहां अलग अलग देश आते हैं, ठीक है, अलग अलग देश आगे बैठते हैं और बातचीत करते हैं। तो यहाँ देश ये तय करने की कोशिश करते हैं कि जो आयात होगा उस पर टैक्स कितना लगेगा, उसको कम कैसे किया जा सकता है, व्यापार में आने वाली जो रुकावटें हैं वो रुकावटों को कैसे हटाया जा सकता है। तो ये बातचीत एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में होती है, अलग अलग राउंड्स होते हैं इसके, ठीक है। जैसे दोहा डेवलपमेंट राउंड, यहाँ पे क्या होता है, राउंड्स में अलग अलग स्टेजेस में बात चलती है। मकसद यही है कि डब्ल्यूटीओ के 160 से ज़्यादा जो देश हैं, सदस्य मेंबर्स हैं, वो मिलकर नए नियम बनाएं जिनसे सभी का फायदा हो, किसी एक का नहीं। तो डब्ल्यूटीओ के सबसे ताकतवर कामों में से एक है उसका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अगर मान लो व्यापार से जुड़ा कोई, मतलब मान के चलो एक अदालत है व्यापार के रिलेटेड मुद्दों के लिए लेके, अगर किसी देश को लगता है कि दूसरा देश व्यापार के नियमों को तोड़ता है ना, तो वो लड़ाई या युद्ध नहीं करेगा बल्कि डब्ल्यूटीओ के पास मामला लेकर जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे व्यापार का हमारा था और ये व्यापार कर नहीं रहा है सही से। तो डब्ल्यूटीओ इस मामले की सुनवाई करेगा और अगर ये साबित हो गया कि नियम को तोड़ा गया है तो वो शिकायत करने वाले देश को ये अनुमति देता है कि वो दोषी देश पर सैंक्शन लगाए, यानी कि उसका सामान वो नहीं बिकने देगा। और यही वजह है कि डब्ल्यूटीओ की ये व्यवस्था बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि ये उन गिने चुने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है जिसके पास सच में नियम लागू कराने की ताकत है, भाई इसके नियम माने जाते हैं। तो डब्ल्यूटीओ का एक बहुत अहम सिद्धांत क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी सबके साथ ये चाहता है कि बराबर का व्यवहार करे। इसके तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन नियम लागू होता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई देश, एक देश को व्यापार में कोई खास फायदा होता है तो वही फायदा उसे डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को भी देना होगा कि भाई अगर एक का फायदा हो रहा है तो सबका फायदा करवाए, ठीक है। इसका उद्देश्य यह है कि ताकतवर देश अपने दोस्तों को ज्यादा फायदा ना दे, ये नहीं है कि भाई अपने अपने को फायदा दे दिया और कमजोर देशों के साथ भेदभाव हो, ऐसा नहीं होगा। तो इस नियम की वजह से क्या होता है, अफ्रीका या एशिया का कोई छोटा देश भी व्यापार में वही शर्तें पाता है जो नियम कानून जो अमेरिका या चीन जैसे बड़े देशों को नियम मिलते हैं। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निष्पक्ष रहता है एक तरीके से, ठीक है। डब्ल्यूटीओ एक निगरानी करने वाले पहरेदार के तरह भी काम करता है, भाई समय समय पर अपने जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनकी व्यापार की नीतियों को जांचता रहता है। कुछ सालों के अंतराल पर हर देश को डब्ल्यूटीओ के सामने अपने नियम नीतियां साफ साफ दिखानी होती है, क्या नियम चल रहे हैं, ताकि ये साबित हो सके कि वो चोरी छिपे कोई सब्सिडी तो नहीं दे रहा किसी को, अपने फायदे के लिए गलत तरीके से कोई वो काम तो नहीं कर रहा है बेनिफिट कमाने के लिए। तो इससे क्या है, पारदर्शिता बनती है, यानी हर देश को पता होता है कि बाकी देश क्या कर रहे हैं। इससे शक कम इससे शक कम होता है
भरोसा बढ़ता है जब लोग अपनी रिपोर्ट्स देते हैं आके, जो भी देश है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार थोड़ा और अच्छा रहता है। फिर है कई विकासशील देश, खासकर ग्लोबल साउथ, यानी कि जैसे हमारी पूरी दुनिया है, तो इसका जो साउथ वाला पार्ट है ये ग्लोबल साउथ है, वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए खेती पर निर्भर है, एग्रेरियन उनकी इकोनॉमी है, और कपास, चीनी या मक्का जैसी फसलें बेचते हैं। लेकिन समस्या कब आएगी? जब अमेरिका और यूरोप जैसे अमीर देश अपने किसानों को ज़्यादा सब्सिडी दे दें, तो इनको कौन फिर खरीदेगा? तो इस सब्सिडी की वजह से अमीर देशों की फसलें बहुत सस्ती हो जाती हैं, भले ही उन्हें उगाने की असली लागत ज़्यादा हो। नतीजा क्या होगा भाई कि माली या बुर्किना फासो जैसे गरीब देशों के किसान जो बिना सब्सिडी के खेती कर रहे हैं, इन सस्ते दामों के मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उनकी फसल नुकसान में जाएगी। हालांकि डब्ल्यूटीओ का काम निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है, लेकिन वो कई दशकों से इस समस्या को ठीक करने में सफल नहीं है। अभी भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए आलोचक कहते हैं कि कृषि सब्सिडी का ये जाल विकासशील देशों के किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। लगातार वो इसी वजह से गरीब हैं और वैश्विक व्यापार को असमान बना रहे हैं। डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एग्रीमेंट बड़ी दवा कंपनियों के पेटेंट अधिकारों की रक्षा करता है। देखो, कोई दवा का फॉर्मूला बनाया तो वो पेटेंट करवाते हो आप, ताकि वो अपनी खोजी हुई दवाओं पर लंबे समय तक कंट्रोल रखें। इसका मतलब होता है कि कोई देश, अगर कोई कंपनी वो दवा सस्ते में और ना बनाए, आपने कोई वैक्सीन बना दी, पता चल रहा है दूसरा देश कॉपी मार के उसके सस्ता वाला वर्जन निकाल रहा है, आपकी तो मेहनत गई। समस्या तब सामने आई जब 1990 के दशक के अंत में एचआईवी एड्स का गंभीर संकट आया था दुनिया में। तो दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को इन पेटेंट वाली दवाओं की बहुत जरूरत थी, है ना, क्योंकि यही दवाइयाँ ठीक कर सकती थी। लेकिन उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा थी कि आम लोग उन्हें खरीद नहीं सकते थे। तो डब्ल्यूटीओ के नियमों की वजह से ये देश सस्ती मेडिसिन भी आसानी से नहीं बना पा रहे थे। नियम है भाई, पेटेंटेड है, तो इससे पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ कि भाई यार, मुसीबत के समय में तो पेटेंट शेटेंट छोड़ो, तो जान से ज़्यादा मुनाफा देख रहे हो यार। तो इस उदाहरण ने दिखाया कि जब सख्त पेटेंट नियम लागू किए जाते हैं तो वे गरीब देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत समस्या बन सकते हैं। किसी ने कैंसर की वैक्सीन बना दी इनकेस, और वो पेटेंट करवा दिया, वो किसी को दे ही नहीं रहा सस्ते में, क्या कर लोगे भाई उसका आप? तो सिद्धांत रूप में डब्ल्यूटीओ में हर देश को बराबर वोट का अधिकार है, सबको एक एक वोट मिलता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। कई बार अहम फैसले छोटे और बंद कमरों में होते हैं, ठीक है, जिन्हें ग्रीन रूम कहा जाता है। सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना और बड़े बड़े देश ही इसमें शामिल होते हैं, छोटे देशों से ज़्यादा सलाह नहीं ली जाती। नतीजा क्या होता है कि ग्लोबल साउथ के छोटे और गरीब देश खुद को अलग थलग खुद को महसूस करते हैं। तो जब बड़े देश पहले ही आपस में सब तय कर चुके हैं, तो इससे डब्ल्यूटीओ में शक्ति का असंतुलन बढ़ता है, ठीक है। ये आप सोचो, बैलेंस नहीं है। छोटे देशों को तो कम पूछा जा रहा है ना, बड़े देशों को ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा। तो डब्ल्यूटीओ में स्पेशल एंड डिफरेंशिएशन ट्रीटमेंट का नियम है, जिसके तहत विकासशील देशों को कुछ रियायतें दी जाती हैं। अगर कोई देश अभी विकास कर रहा है तो उसको कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे नए नियम लागू करने के लिए ज़्यादा समय या आयात टैक्स कम करने की कम सख्त शर्तें, यानी कि उनको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। लेकिन विकासशील देशों की एक आलोचना है कि ये रियायतें अक्सर बहुत सीमित होती हैं। कई बार इन्हें एक तरह के लालच की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गरीब देशों को व्यापार समझौतों पर साइन करवा दिया जाए। लंबे समय में भाई हमारे ही देश के किसानों को और फैक्ट्रियों को नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। तो डब्ल्यूटीओ की बातचीत की प्रक्रिया भी बहुत धीमी है, ठीक है, खासकर दोहा राउंड के सालों से अटके रहने, कई राउंड चल रहे हैं उसके, तो कई अमीर देशों ने डब्ल्यूटीओ को नजरअंदाज करना, इग्नोर ही करना शुरू कर दिया। अब वे आपस में छोटे छोटे ग्रुप बना के व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे रीजनल डील्स चल रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों को। जब व्यापार ऐसे छोटे छोटे प्राइवेट क्लब में होगा ना, तो छोटे और गरीब देशों की तो बातचीत में कोई ध्यान ही नहीं देगा भाई, उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाएगी और वे निष्पक्ष नियमों के लिए लड़ने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। फिर ज़्यादा लंबे समय में वैश्विक व्यापार असमान हो जाएगा, ठीक है। अब है साइबर अर्थव्यवस्था के उदय और वैश्विक शक्ति संतुलन पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ने भाई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को क्या एक नया रूप दिया है। साइबर इकोनॉमी, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताओगे? साइबर इकोनॉमी को हम डिजिटल इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पैसा, डेटा और शक्ति अब सिर्फ जहाजों और ट्रकों से नहीं आता जाता, फाइबर ऑप्टिक केबल, इंटरनेट, सैटेलाइट के जरिए पैसा इधर उधर जा रहा है। तो आईसीटी ने भाई ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के नियमों को ही बदल दिया है। अब ताकत सिर्फ जमीन, फैक्ट्रियां या नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं आती, बल्कि डेटा जिस कंट्री के पास है, जिसके पास डिजिटल नेटवर्क ज़्यादा अच्छा है, वो ही देश महाशक्ति है।
तो पहले की अर्थव्यवस्था में ताकत उन देशों के पास होती थी जिनके पास तेल है, सोना है, स्टील है, भौतिक संसाधन है। लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था है वो डिजिटल हो गई है, यानी कि जानकारी को अब नया सोना माना जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा डेटा, मान लो उसके पास उतना सोना। तो आज जो देश और कंपनियां लोगों की ऑनलाइन खोज, खरीदारी की आदतों और निजी जानकारी जैसे डेटा पर नियंत्रण रखती हैं, वे बाजार के भविष्य को समझ और प्रभावित कर सकती हैं। जिस देश के पास ऐसी कंपनियां हैं जिसके पास लोगों का डेटा है, सोचो वो लोग क्या सर्च मार रहे हैं, या आपके पास डेटा है, तो आप भविष्य में मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो भाई। आप अनुमान लगा सकते हो लोग क्या खरीदेंगे। तो इस बदलाव का असर ये हुआ है कि वैश्विक शक्ति अब सिर्फ संसाधन समृद्ध देशों तक सीमित नहीं है, जिसके पास संसाधन है वही ताकतवर है। नो, अब क्या है, धीरे धीरे डेटा जिसके पास ज्यादा है, डिजिटल कंपनियां ज्यादा है, वो ही आज की डेट में लीड कर रहा है। तो आज बड़ी टेक कंपनियां हैं, गूगल है, एप्पल है, मेटा है, अलीबाबा, ये कंपनियां नहीं है बल्कि छोटे देशों की तरह काम कर रहे हैं। इनके अपने प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिन्हें उनका अपना इलाका माना जाता है। इनके अपने नियम है, सभी यूजर्स को मानने पड़ते हैं, गूगल के नियम, मेटा के नियम। तो इन कंपनियों के पास इतना पैसा है, डेटा है और प्रभाव है इनका, कई बार उनकी ताकत मध्यम आकार के देशों से भी ज़्यादा हो जाती है। कि एक गूगल कंपनी के पास इतना पैसा और ताकत है, एक छोटा देश भी उसके सामने ना टिक पाए। वो तय करते हैं कि लोग क्या देखेंगे, है ना। गूगल पे आप सर्च मार रहे हो, गूगल पे आपका कितना डेटा है सोचो। तो इसका असर यही है कि अब सरकारों को भी इन टेक कंपनियों से बात करनी पड़ती है। कई बार देशों को जो सीईओ होते हैं उनसे समझौते करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे वो किसी दूसरे देश के नेता क्यों ना हो, ठीक है, ऐसे वो बिहेव कर रहे हैं जैसे वो नेता है। अरे मोदी जी एलोन मस्क से मिल रहे हैं, तो सोचो ना, वो नेता थोड़ी है एलोन मस्क वहां का। तो इससे वैश्विक शक्ति का संतुलन बदल रहा है। टेक कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। तो डिजिटल तकनीक ने दुनिया में एक नई तरीके की असमानता ला दी है, डिजिटल डिवाइड। कोई देश तो बहुत आगे है इंटरनेट में, तकनीक में बहुत आगे है, कोई बहुत पीछे है। अगर किसी देश के पास तेज इंटरनेट है, 5G सुविधाएं हैं, और वो नहीं है ये सब चीजें, तो आज वो कंपटीशन में ही नहीं है भाई, बहुत पीछे है। डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन व्यापार और आधुनिक नौकरियां सब तकनीक पर निर्भर है आज की डेट में। टेक्नोलॉजी इज द की। तो इसका नतीजा क्या होगा भाई, जिन विकासशील देशों के पास महंगा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साधन नहीं है, वो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। अमीर जो नॉर्थ हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध के देश है, वो आगे बढ़ जाएंगे, दक्षिण वाले पीछे रह जाएंगे। पहले आईसीटी के आने से पहले देशों के बीच पैसों का लेन देन धीमा होता था, काफी समय लगता था। अब 24/7 भाई शौक ये आपके स्टॉक्स, शेयर बाजार, ट्रेडिंग चल रही है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग चल रही है, सेकंडों में पैसा खरबों का, डॉलर का इधर उधर जा रहा है। तो आज कई वित्तीय फैसले इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर का एल्गोरिदम ले रहा है। इससे लेन देन बहुत तेज हो गया है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस बहुत तेज हो गए हैं, और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था ज्यादा अस्थिर और बहुत सेंसिटिव हो गई है। कभी कभी एक छोटी सी सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी या डिजिटल घबराहट कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया के बाजार को गिरा सकती है। पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। यानी गति तो बढ़ रही है पैसे की लेन देन की, पर जोखिम भी उतना ही बढ़ गया है। तो भाई डिजिटल तकनीक ने काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया है। अब किसी कंपनी के लिए काम करने के लिए ऑफिस में मौजूद होना जरूरी नहीं है। आप लैपटॉप, मोबाइल दे दो, बंदा घर से काम कर देगा। अपवर्क या ऊबर जैसे प्लेटफॉर्म कंपनियों को यह सुविधा देते हैं कि वो कहीं से भी डिजिटल मजदूर रखें। यानी कि आपके पास ऊबर ऐप है, आप ऊबर के लिए मजदूरी कर रहे हो, मोबाइल में आप अपनी सवारियां उठा रहे हो, बुक कर रहे हो, छोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये सब है, एक ग्लोबल लेबर मार्केट बन गया है ऑनलाइन। अलग अलग देशों के लोग, अब पहले एक ऑटो वाला निकलता था, उसको खुद ढूंढने पड़ती थी सवारियां, आज वो अपना रैपिडो ऐप ऑन करता है, उसको सवारी खुद मिल जाती है। फायदा तो हुआ है, लोगों को रोजगार का मौका मिल रहा है, खासकर विकासशील देशों में। लेकिन नुकसान ये है कि अमीर देशों के मजदूरों को सस्ते मजदूरी वाले देशों से मुकाबला करना पड़ता है, जिससे दुनिया भर में मजदूरी का स्तर नीचे जा रहा है बहुत ज्यादा। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में अब सबसे कीमती चीज कोई फैक्ट्री या मशीन नहीं है, बल्कि आइडिया है। जिसके पास सॉफ्टवेयर के कोड्स हैं, वैक्सीन का फॉर्मूला है, एआई का एल्गोरिदम है, जिसके पास बड़े आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वही ताकतवर है आज की डेट में। तो इसी वजह से आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में इन आइडियाओं को पेटेंट और बौद्धिक संपदा के जरिए सुरक्षित करना एक मुद्दा बन गया है। किसी ने कोई बढ़िया खोज कर दी, वो उसको पेटेंट करवा देता है ताकि कोई दूसरा बंदा उसकी कॉपी ना कर ले। तो देश और कंपनियां चाहती हैं कि उनकी खोज और उनकी तकनीक की नकल ना हो। नतीजा यही है कि आज ट्रेड वॉर्स चल रही हैं। अब सिर्फ सामान पर टैक्स को लेकर नहीं है, बल्कि इसको लेकर भी एक वॉर चल रही है कि किस आइडिया या तकनीक पर अधिकार किसको मिलेगा। यानी आधुनिक वैश्विक संघर्ष का मैदान अब ये तेल, पेड़ पौधे, संसाधन नहीं है, पेट्रोल वेट्रोल, अब दिमाग और ज्ञान की लड़ाई है सारी। तो आज जब पूरी अर्थव्यवस्था कंप्यूटर और इंटरनेट पर चल रही है, तो युद्ध की फ्रंट लाइन भी इंटरनेट ही है भाई। अब देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं है, साइबर अटैक करवा दो,
ठीक है। दूसरे देश का बैंकिंग सिस्टम, उसका बिजली ग्रिड, सरकारी नेटवर्क को हैक कर दो, खत्म उसकी अर्थव्यवस्था। तो इससे पैसों का लेन देन रुक जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, पूरा सिस्टम रुक जाएगा। तो अब राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सेना या हथियारों से नहीं होती, साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर किसी देश की डिजिटल सुरक्षा कमजोर है तो उसकी आर्थिक ताकत भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल दीवारें टूटते ही पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी भाई, ठीक है। और डिजिटल तकनीकें और ई कॉमर्स की वजह से अब अमेजोन या शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं भी किसी को भी सामान बेच रहे हैं घर बैठे, ठीक है। आप ऑर्डर कर रहे हो, तो इस कारण स्थानीय बाजार की पुरानी सीमा खत्म हो गई है। पहले लोगों को दुकानों के पास जाना पड़ता था सामान लेने, अब आप घर बैठे मंगवा रहे हो। तो बदलाव का असर ये हुआ है कि छोटी स्थानीय दुकानों को भाई बहुत मुश्किल हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो है कंपटीशन करने में। साथ ही कई छोटे और विकासशील देशों को इन ऑनलाइन बिक्री पर सही तरीके से टैक्स लगाने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि कंपनियां किसी और देश में रजिस्टर होती हैं, टैक्स लगाने में दिक्कत आती है। नतीजा ये होता है जो पैसा पहले टैक्स के रूप में सरकार को मिलता था, स्कूल, अस्पताल या पब्लिक सर्विसेज में लगता था, अब क्या है, अब टैक्स कंपनियों के मुनाफे के रूप में बाहर जा रहा है। यानी कि वो कंपनियां टैक्स बचा के पैसा अपनी जेब में डाल रही हैं। इससे अर्थव्यवस्था स्थानीय लेवल पे कमजोर हो रही है और डिजिटल कंपनियां पावरफुल हो रही हैं। तो कई दशकों से अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत ताकतवर था एक टाइम पे ना, डॉलर डॉलर। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की खरीद फरोख्त और वैश्विक बैंकिंग ज्यादातर डॉलर में ही होती रही थी। तो अमेरिका की एक ताकत है डॉलर। लेकिन अब क्या है, क्रिप्टो करेंसी आ गई है, डिजिटल युआन, यानी कि चीन ने अपनी मुद्रा को डिजिटल बना दिया है। अब क्या है कि भाई अगर देश आपस में व्यापार डॉलर की बजाय डिजिटल टोकन या अपनी डिजिटल मुद्रा में करते हैं तो अमेरिका की ताकत खत्म है ना। तो इसका बदलाव के आने का मतलब है कि अब करेंसी का कंपटीशन है। अब डॉलर ही सबसे टॉप पर नहीं रहेगा, अब डिजिटल करेंसी की लड़ाई है। अगर डिजिटल पैसों का इस्तेमाल बढ़ता रहेगा ना, तो आने वाले टाइम पे आप मान के चलो कि जिसकी डिजिटल करेंसी ज्यादा चल रही है उसकी ज्यादा वैल्यू है, डॉलर वॉलर को कोई नहीं पूछेगा। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में आज लगभग हर लेन देन और ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखी जाती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, सरकारें और बड़ी कंपनियां लोगों के व्यवहार को समझ पाते हैं, एक सर्विलेंस रखी जाती है। आप ऑनलाइन भुगतान कर रहे हो, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी, ये सब है ना, सब कुछ है। अब प्राइवेसी यानी कि निजता एक तरह की लग्जरी बनती जा रही है। आप चीज़ों को हाइड नहीं रख सकते। किसी व्यक्ति के डिजिटल फुटप्रिंट, यानी कि आपने ऑनलाइन क्या खरीदा, आप कहाँ गए, आपकी सर्च हिस्ट्री, ठीक है, आपका क्रेडिट स्कोर बनता है उसी से, आपकी बीमा की क्या रेट्स रहेंगी, यहाँ तक कि आप यात्रा कहाँ करने जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पहले से ही कंपनियों को पता चल जाता है। यानी कि यह है कि भाई ताकत अब उन लोगों के और संस्थाओं के पास है जिनके पास एल्गोरिदम्स है, जिनके पास आपका डेटा है, आप कहाँ गए, आपको क्या पसंद है, क्या सर्च मार रहे हो। अब वो ज्यादा ताकतवर देश है जिसके पास ये डेटा है, ठीक है। तो आईसीटी वाला क्वेश्चन आता है, तो ये सब आपको लिखना है। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।